नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे उर्मिला शिरीष जी की कहानी चीख। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए चीख। जब लड़की को होश आया तो वहां कोई भी नहीं था। काला सन्नाटा छाया था। मच्छरों की भिनभिनाहट तथा नमी की गंध कमरे में व्याप्त थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन पानी बहने की तेज आवाजें तथा टपटपाहट निरंतर चल रही थी। सड़क पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। उसने आंखों पर हाथ फेरा। सो रही हूं या जाग रही हूं, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्षणों तक दुनिया का रहस्यावृत आसपास ठहरा हुआ लगा। फिर जीन्स को पांव के नीचे खिसका देखकर बिजली सा झटका लगा। उसने मन मस्तिष्क को अपने अंगों को टटोला, हाथों से सहलाया। खरोंचे, नाखून और दांतों के निशान उभर आए थे। दर्द की तीखी धार फूट पड़ी, जैसे किसी कोमल हरी शाख में धारदार छुरी भोंक दी हो। वह चीख पड़ी जोर से, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। यह स्वप्न नहीं है। यह सब उसी के साथ घटित हुआ है। यह सच है, जागृतावस्था का सच। उसने सिर पर जोर जोर से मुक्के मारे। क्या बेवकूफी है, क्या सोच रही हो? क्या थिएटर में बैठी हो? पिक्चरों के सीन अवचेतन पर छाए रहते हैं, सो वही सब स्वयं के साथ घटित हुआ देख लिया। मगर यह जगह, यह छत विछत रूप, एक एक दृश्य साफ दिखाई देने लगा। भयानक तेज बारिश हो रही थी। धरती और आकाश का रंग एक जैसा हो गया था। सामने खड़ा आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था। तेज हवा के थपेड़ों के कारण 2 बार स्लिप होकर गिरते गिरते बची थी। रोज की देखी जानी पहचानी सड़कें थीं। वही समय था जब वह बैडमिंटन की प्रैक्टिस करके लौटा करती थी। वही ऑफिस थे, वही घर थे। सोचा थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं। हालांकि उस समय उसे माँ की हिदायतें भी याद आईं कि कहीं रुका मत करो। मगर भीषण पानी में सड़क पर खड़े होने या गिरकर पड़े रहने से तो बेहतर था कि कुछ देर के लिए रुक जाएं। और भी लोग खड़े थे। पानी थमने का नाम नहीं ले रहा था। सड़कों पर पानी नालों की तरह बह रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसका दिल घबराने लगा। चलना चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा। आज का दिन ही खराब है। उसने स्कूटर स्टार्ट किया, मगर वह नहीं हुआ। आप स्कूटर स्टार्ट कर देंगे? उसने एक आदमी से कहा, जो कि रेनकोट पहनने के बावजूद पूरा भीग चुका था। प्लग में पानी भर गया होगा। यहाँ फोन है? सामने है। वह भागकर दूसरी तरफ गई, मगर वहां 2 लड़कों को देखकर वापस लौट पड़ी। ना जाने क्यों उसे वहां जाना ठीक नहीं लगा। वे लड़के उसके पीछे पीछे आकर खड़े हो गए। अब वहां कुछ ही लोग थे। अचानक ही शटर गिरने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि जोर से बादल गरजे हैं, कहीं बिजली गिरी है। घुप अंधेरा हो गया था। शटर क्यों बंद की? खोलो। उसने दौड़कर शटर उठानी चाहिए, मगर मजबूत हाथों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, जोर से, निर्ममता के साथ। उसकी आवाज हाहा करती बारिश में विलीन हो गई। शब्द नाले में गिरते पानी में बह गए। अथक संघर्ष करने के बाद भी वह स्वयं की रक्षा न कर सकी थी। तूफान में उखड़े पेड़ की तरह जमीन पर पड़ी थी वह, निचोड़े गए फल के छिलके की तरह। उठने को हुई तो जांघों के नीचे लगा किसी ने गरम सलाखें दाग दी। बेसाख्ता चीख निकल पड़ी। उसे नहीं मालूम था कि यह चीख उसके जीवन को क्या से क्या बना देगी। क्या हुआ? वही चीख हवा के साथ लहराकर एक साइकिल सवार के कानों में पड़ी। थरथराती हुई, शटर की मोटी चादर को भेदती हुई चीख ने उस आदमी को रुकने पर मजबूर कर दिया। पलट कर आया वह। कहां से आई थी वो हृदय को भेदने वाली चीख? क्षणों तक उसने इधर उधर देखा। नजर शटर पर जाकर ठहर गई। ताला नहीं लगा है इसमें। इसी के अंदर तो नहीं है कोई?
उसने शटर उठाई। मुझे घर पहुंचा दो। सामने बैठी लड़की गिड़गिड़ाकर बोल रही थी। उसे डर था कहीं यह आदमी भी उसे घसीटकर जमीन पर न डाल दे। आदमी चकित सा हैरान उसे देखे जा रहा था। इसी बीच देखो क्या हो गया कि उत्सुकता लिए और भी लोग आ गए थे। बारिश अब तक कुछ कम हो गई थी। फोन नंबर बताओ, कहाँ रहती हो? थोड़ी देर बाद ही पिता सामने खड़े थे। पिता को लगा कि एक्सीडेंट हो गया है, मगर यहां तो कुछ और ही दृश्य था। उनके पांव से जमीन धसकने लगी। एक शिलाखंड चकनाचूर पड़ी थी। लोगों की फुसफुसाहटें बढ़ती जा रही थी। वहशी थे साले। कौन थे? क्या किसी ने नहीं बचाया? अकेली लड़की को देखकर अब क्या होगा? बेचारी, जिंदगी बर्बाद हो गई इसकी तो। आजकल की लड़कियां भी तो सुनती नहीं हैं, कहीं भी चल देती हैं। कोई सोच कर चलता है कि ऐसा होगा। अरे ये तो अपने वर्मा साहब की लड़की है। हो गई इज्जत बर्बाद उनके खानदान की। पिता नजरें नहीं उठा पा रहे थे। होंठ मृतक के समान जकड़े हुए थे। उन्होंने कार का दरवाजा खोला और तेजी के साथ लड़की को लगभग खींचते हुए से बैठाकर इतनी तेजी के साथ कार चलाकर ले गए मानो इस जगह की धरती फटने वाली हो। मां तथा अन्य लोग गेट पर खड़े राह देख रहे थे। उन्होंने दरवाजे के पास गाड़ी अड़ा दी। वह लांघती घिसटती हुई सी चल रही थी मुश्किल से। कुछ कदम चलकर भीतर पहुंचा जा सकता था। क्या हुआ? कहां चोट लगी? किसने किया एक्सीडेंट? अस्पताल क्यों नहीं ले गए? पूछते लोगों को यकाएक ही आसमान को थर्रा देने वाली चीखें सुनाई पड़ने लगीं। अनियंत्रित पागलों सी आवाजें। लग रहा था कि नदी की वेगवती धारा हजारों फीट गहराई में जाकर गिर रही हो। वही घर्राता हुआ रुदन सबके हृदयों में उतरता जा रहा था। सबके चेहरों पर बिजली तड़क गई। बेचैन से वे सब खिड़की से झांकने लगे। लड़की की देह औंधी पड़ी थी। घायल चिड़िया की तरह तड़प रही थी वह। बहन उसको दबाकर बैठी थी। समझते देर न लगी। आखिर दुनिया की बदसूरत सच्चाई सामने से यातनादायी रूप में गुजरने लगी। आज किसी ने भी जाने की अनुमति नहीं मांगी। एक के बाद एक लोग चले गए। अफसोस और चिंता के शब्द जबान पर थे। आंखों में दया का भाव उमड़ आया था। बाहर अचानक घोर निस्तब्धता छा गई थी। बड़े गेट पर ताला लगा दिया गया। कमरे का दरवाजा बंद किया और फुल स्पीड पर पंखा खोल दिया। पंखे की ध्वनि पूरे कमरे में गूंज रही थी, घर्र घर्र, और दूसरा पंखा उनके अपने भीतर चल रहा था, साए साए सनन सनन, हृदय के चिथड़े करता हुआ। अब क्या होगा? उनका मन उद्भ्रांत था, मगर सामने सिर झुकाए पत्नी बैठी थी। पहाड़ सा बोझ उनके सिर पर रखा था। आंसुओं की धारा निःशब्द बह रही थी। क्या इतना चुप होकर रोया जा सकता है? पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो ऐसा लग रहा था उनको देखकर। उन्होंने पांव थपथपाए ताकि वे हिलें, मगर कोई हरकत न हुई उनके शरीर में। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सोचकर कांप गए वे। बहन चाय बनाकर ले जा रही थी, फिर पानी, फिर कपड़े। घर में सभी गूंगों के समान बैठे थे। कौन बताए? क्या बताए? कौन थे? पहचान पाएगी? भाई मुश्किल से बोल सका। उसके चेहरे पर लावे की तपिश और आंखों में लाल गोले फूट रहे थे। उसे लग रहा था किसी फिल्म का घिनौना दृश्य उसकी चेतना पर चिपका हुआ है। मगर बहन को सामने यूं पड़ा देखकर सच मन को मथे दे रहा था। अभी कोई बात मत करो, बहन ने भर्राए कंठ से कहा। उसका शरीर सेहरन से भरा था और वह जो भी चीज उठाती थी वह हाथ से छूटकर फिसल जाती थी या गिर जाती थी। लग रहा था महीनों बाद बीमारी से उठी हो। अंधकार घुप और अवसादमय हो गया था। मेघ आकाश को आच्छादित किए हुए थे। कीट पतंगे उड़ उड़कर लाइट पर मंडरा रहे थे। बारिश का पानी जगह जगह भरा हुआ था। केचुए ही केचुए पड़े थे, लाल केचुए। घर में मातम सा सन्नाटा छाया था। मगर मृत्यु के समय तो लोग परस्पर बात भी कर लेते हैं, मिलकर विलाप या शोक मनाते हैं। इस मातम में तो कोई किसी के साथ बैठ भी नहीं पा रहा था।
बात करना तो दूर, लगातार फोन की घंटियां बज रही थी। इस बार उन्होंने रिसीवर उठाकर रख दिया। रिपोर्ट करनी चाहिए, बदनामी करवाने के लिए। मेडिकल, शोभा डॉक्टर को फोन कर दो या ले आओ। अब क्या होगा पापा? वह सिर पकड़कर बैठ गया। माँ का कलेजा फटा जा रहा था। वे अर्ध मूर्छित सी पड़ी थी। कुछ बताया? इनको भी दिखा देना डॉक्टर को, कुछ हो न जाए। चीखती है फिर चुप हो जाती है। संभले तो मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। कहा था मत भेजा करो, अकेली घूमती थी, जहां मन आया चल दी। दुनिया खतरनाक है, लोगों का भरोसा नहीं रहा। मगर कहते कहते उनके जबड़े भिज गए, आंखें शून्य में टंग गई। पूरा भविष्य सामने आकर खड़ा हो गया। समाज के लोगों के बीच जाएंगे तो लोग क्या क्या नहीं पूछेंगे। कौन शादी करेगा? कोई करेगा तो सामने वाला उसको एहसास करवाएगा कि तुम वह हो। फिर इसके बच्चों को भी पता चलेगा। बच्चे क्या कहेंगे? शादी ना करें तो बाहर भेज देंगे, ऐसी जगह जहां कोई न जानता हो। मगर कैसे? पूरा परिवार ही कहीं चला जाए दूर, तब भी लोग कहेंगे कि वर्मा ने शहर इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी लड़की के साथ। उन्हें अपने सीने में कुछ उमड़ता घुमड़ता धसकता सा लगा। वे जोर जोर से सांस खींचने लगे, जोर जोर से मालिश करने लगे। मेरी बच्ची, तेरा जीवन। मन चित्कार कर उठा। बाहर गए खुली हवा में। अंधकार निबिड़ था, सनसनाता हुआ। कितनी देर तक खड़े रहे। मन फड़फड़ाया, जाकर सांत्वना दें उसे, छाती से लगा लें। मगर उतनी ही तेजी के साथ पीछे पलट गए। धम्म से बैठ गए वहीं कुर्सी पर। खुली आंखों के सामने उन्होंने रात को बीतते हुए देखा। खबरें तो फैलनी ही थी, सो सुबह से ही पारिवारिक मित्रों का आना शुरू हो गया। मित्रों के चेहरों पर कशमकश के भाव थे। क्या पूछें क्या बताएं वाली मनः स्थिति थी। कुछ पता चला? रिपोर्ट करवा दी? जो होना था वो हो चुका। सवाल ये है कि बच्ची को कैसे संभाला जाए। बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सामने दिख जाए तो सालों को गोली मार दें। जितनी दुनिया आगे बढ़ रही है उतनी ही जिंदगी असुरक्षित होती जा रही है। बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित न रहे तो क्या फायदा। उसकी तबीयत कैसी है? सदमे में है। डॉक्टर को दिखा दिया? रात में देखकर गई थी। कहाँ गई थी? खेल कर आ रही थी। कितने थे? एकाएक पूछे गए प्रश्न ने उनको भस्म कर दिया। जितनी बार प्रश्नों के तीर छूटते हैं उतनी ही बार वे भस्म होकर मृतप्राय हो जाते हैं। झुकी आंखें न उठा सके, भीतर चले गए। मित्र ने अंदर से आती कराहें सुनी तो भागकर गए। अपने कहे शब्दों की धार उन्हें महसूस हुई। आप इतने कमजोर पड़ जाएंगे तो बाकी का क्या होगा? वह मेरी भी तो बच्ची है। मैं समझ सकता हूं, सामना तो करना पड़ेगा आपको। उनके कंधों को थामकर समझाने लगे मित्र। क्या होगा उसका? कहाँ लेकर जाएं? उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। पिता की मृत्यु पर भी आंखें सिर्फ नम न हुई थीं। घर से कोई नहीं निकल रहा था। भाई ही अलबत्ता इस बीच एक दो चक्कर लगाकर आया था उस जगह का। मिल भर जाए एक बार तो मैं ऐसी दुर्दशा करूंगा उनकी, ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा कि चील कौवे नोच कर खाएंगे। मगर जब बाहर जाऊंगा तो लोग कैसे देखेंगे मुझे? क्या कहेंगे? नहीं, मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं। उनको भी दुख होगा, वे मेरा साथ देंगे। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। मैं खुद नहीं बताऊंगा। उसका पोर पोर हजारों बिच्छुओं के मारे डंक सा दुख रहा था। जहर पूरे शरीर में दौड़ रहा था। आंखों में नींद न थी, न खाना खाया जाता। कितना नाज था उसे अपनी बहन पर। इतनी अच्छी प्लेयर, उसी ने तो जिद करके ज्वाइन करवाया था। अब क्या होगा उसका? वह चुपके से उठकर गया और झांक कर देखा। वह करवट लिए लेटी थी। और वक्त होता तो पीछे से जाकर मुक्का मारता। दिन भर की बातें बताता, उसकी बातें सुनता, उसकी सहेलियों के बारे में कुछ हंसी मजाक करता। वह कॉफी बना कर देती। वह दो चार नखरे दिखाता। कदमों की आहट रोके वह वहीं खड़ा रहा। आखिर हुआ क्या?
जो मेरे और उसके बीच इतनी दूरी आ गई। मन किया दौड़कर गले लगा ले, पुचकार ले उसे, लेकिन पांव बर्फ की तरह जमे रहे। अंदर लोहा पिघलता रहा, गलता रहा। उसने सिर पकड़ लिया। चीखती चिल्लाती बहन उसके सामने पड़ी है। अनजाने शरीर उस पर टूट पड़े हैं। उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, हराम जादो, कमीनो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। वह आकर पलंग पर औंधा गिर पड़ा। सिर में तेज दर्द हो रहा था। लग रहा था गहरे घाव हो गए हैं, नसें फट जाना चाहती हैं। उसने पास पड़े दुपट्टे से सिर कसकर बांध लिया। कानों में डूबता चुभता कुछ सुनाई पड़ रहा था। तुम्हारा इसमें क्या दोष है? सारा घर, सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। दुर्घटना थी, उनको तो सजा मिलेगी ही, मिलनी ही चाहिए। बहन समझा रही थी उसे। फिर उसने सुना, निस्तब्ध रात्रि के गहराते डूबते अंधकार में कुछ सिसकियां दीवारों से टकरा रही थी। न चाहते हुए भी घनिष्ठ मित्रों तथा संबंधियों के दबाव में आकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। डॉक्टर शोभा ने रिपोर्ट दे दी थी। एसटीडी, पीसीओ तथा शटर वाली जगह को पुलिस ने सील कर दिया था, क्योंकि वहां बैठने वाला लड़का फरार हो गया था। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरते हुए लड़की प्रतिक्रिया विहीन मांसपिंड की भांति जो जैसा कहता करती जाती, मगर उसके गहरे में उतरकर हर पल हर दृश्य बार बार जी उठता था। कई बार तो सब कुछ स्वप्नातीत लगता, कई दफे लगता जागेगी तो बहन को बताएगी, मगर फिर एहसास होता ये स्वप्न नहीं था। जागते सांस लेते संसार में उसकी चेतना को इस सत्य का साक्षात्कार हो ही जाता। उसका घर था, कमरा था, पोस्टर थे, चुप रहने वाली माँ थी, गूंगी बहरी सी। भाई था जो हर पल बेचैनी और दावानल में सुलगता पूरे घर में घूमता रहता था, चक्कर काटता हुआ। कहाँ जाता था, कहाँ से आता था, किसी को खबर नहीं लगती थी। उसकी आंखों में ऐसी आग धधकती हुई दिखाई देती थी कि वह सिहर जाती थी। खाना खाते वक्त वह गिलास या थाली पटक देता था या अपने कपड़ों को गोल गोल लपेटकर उछाल देता था। अनायास ही किसी कीड़े या चींटे को पांव से इतनी शक्ति के साथ रगड़ देता जैसे उसका नामो निशान मिटा देना चाहता हो। आत्मा पर निराश तथा संताप की परतें जमती जा रही थीं। कितना कुछ कहना चाहती है वह, मगर होंठ ही नहीं खुलते। बोलने को होती तो जीभ ऐंठने लगती, जैसे अंदर से किसी ने एक सिरा पकड़ लिया हो। वही आंखें हैं, मगर इन आंखों में उन्हीं भीभत्स दृश्यों की भीड़ लगी रहती है। जैसे ही बाहर की दुनिया का ख्याल आता है, अनेक चेहरे सामने आ जाते हैं। बैडमिंटन खेलने के लिए जाएगी तो सब पूछेंगे, क्या हुआ था? क्या बताएगी वह? अगर बताएगी तो फिर पूछेंगे कि कितने थे वे? वह आंखें बंद कर लेती, मगर फिर दूसरे चेहरे आ जाते। कॉलेज जाएगी तो वहां दोस्त पूछेंगे, क्या हुआ था? क्या तूने विरोध नहीं किया? भाग जाती, रुकी क्यों? तू इतनी कमजोर कैसे हो गई? कैसे थे? कितने थे? पूछते वक्त कैसे चेहरे बनेंगे उन सबके? दया, सहानुभूति, उत्सुकता, फिर मजाक। फिर जहां से निकलेगी वहां के लोग उसे देखकर कहेंगे, यह वही लड़की है जिसके साथ। हे भगवान, क्या इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा मेरा अस्तित्व? एकमात्र उसकी पहचान का केंद्र बिंदु यही घटना बन जाएगी? नहीं, नहीं, मैं भाग जाऊंगी, चली जाऊंगी इस दुनिया से दूर, इस पहचान से दूर। मगर मन, उसे कहां भगाओगी? वह तो साथ में ही रहेगा। वह उठकर खड़ी हो गई। पूरी देह झुनझुना रही थी। कानों पर हाथ रखकर भीतर की आवाजों को झटकने लगी वह। सारा कमरा घूमता हुआ लग रहा था। आसमान नीचे उतरता हुआ दिख रहा था और धरती पाताल में धसकती जा रही थी। अंधकार का सघन वात्या चक्र चारों ओर घूम रहा था। कोई पकड़ो मुझे, रोको, देखो मैं उड़ रही हूं, मैं जमीन में धंस रही हूं। वह मन ही मन चीख रही थी, मगर शब्द भंवर में फंसकर रह गए थे। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बहन उसे ग्लूकोज का पानी पिला रही है और सिर पर तेल मल रही है।
टप टप टपकते आंसुओं ने उसके गालों को धो दिया था। 4 सप्ताह से बाहर का मुंह नहीं देखा था, सुबह की धूप नहीं देखी थी, दिन की चमक नहीं देखी थी, नहीं देखा था सांझ बेला का उदास पतझड़ सा टुकड़ा। अकेली एक कमरे में बंद थी वो। कमरे से बाथरूम तक उसका आना जाना था। इतने दिनों से उसने किसी से भी बात नहीं की थी, यहां तक कि पापा तक को नहीं देखा था। कभी कभार जब वे ऊपर आते या उनकी आवाज सुनाई देती तो वह दुबक कर बैठ जाती या दरवाजा बंद कर लेती थी। उन क्षणों में अजीब सा भय तथा संताप उसको जकड़ लेता था। बाई ने भी उस कमरे में जाना बंद कर दिया था। टीवी तथा कैसेट प्लेयर पर धूल जम गई थी। घर में डुबडुबाता विषाद हिलोरें लेता रहता था। कॉलेज खुलने के ठीक 1 माह बाद बहन गई थी, उसकी तथा अपनी मार्कशीट लेने। कब रिजल्ट निकला, कब क्या हुआ, किसी को होश ही न था। घर पर सहेलियों के फोन आ रहे थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं, सो उसकी सहेलियां उसे भी जानती थीं। चारों तरफ से नजरें बचाती, स्वयं को छुपाती सी कॉलेज गई बहन। देखकर भी अनदेखा का भाव लिए बाहर निकल ही रही थी कि देखा, अनीशा दौड़कर उसके पास आ रही है। क्या एडमिशन नहीं कराना है तुझे? तुम लोग क्यों नहीं आ रही थी? बस यूं ही। तू बीमार थी क्या? एकदम काला चेहरा पड़ गया है तेरा तो। हाँ, तबीयत खराब थी। उसने टालने की कोशिश की। पापा बता रहे थे कि तेरी बहन के साथ। मेरा भी कॉलेज आना जाना बंद कर दिया है पापा ने। तुमने किसी को बताया तो नहीं? वह सक पकाकर बोली। नहीं, पर सबको पता है। मैं आऊंगी उससे मिलने। हम लोगों ने तो कितनी बार फोन किए थे। कैसा लगता होगा उसको, सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे तो। उसे करंट लग गया हो, इस तरह खड़ी रह गई निष्प्राण, चेतना शून्य। तो सबको पता है, सबको, पूरी क्लास को, पूरे कॉलेज को, पूरे शहर को। उसके हाथ पांव कांपने लगे। क्यों मिलना चाहती हो? नहीं, वह किसी से नहीं मिलेगी। वह यहां नहीं है, कहकर वह तेजी के साथ बाहर निकल आई। पीछे से आती आवाजें उसको चुंबक की तरह खींच रही थीं। उसको लगा पूरा कॉलेज उंगली उठाकर बता रहा है कि देखो, यह वही है जिसकी बहन के साथ। उसने गाड़ी का गेट बंद किया। गाड़ी के गेट की दीवार पर सिर टिकाकर बैठ गई। सांसें तेज तेज चल रही थीं। पेड़ की शाखों के पीछे गाड़ी खड़ी थी। बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पर गाड़ियों के आवागमन के कारण इतना तेज शोर हो रहा था कि उसकी सिसकियां किसी को सुनाई नहीं दे सकती थी। क्या होगा उसका? कैसे आ सकेगी वह? देह की सारी चमड़ी छील दो, यहां तक कि मर भी जाओ, तब भी यह बात, यह रेखा खींची रहेगी। यहां से दूर चली जाए, मगर वहां कौन संभालेगा उसे, उसके दर्द भरे कलंकित जीवन को? उसके आंसू नहीं थम रहे थे। घृणा का बवंडर उसकी नसों में दौड़ रहा था। मैं खून कर दूंगी उसका, मार डालूंगी। मेरी बहन का जीवन नष्ट करने वालों, तुम नरक में जाओगे, सड़ सड़ कर मरोगे। ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। अथाह यातना और जलालत से भरे जीवन का दर्द कौन अनुभव कर सकता है? उसे लगा जैसे कोई शरीर से खाल उतार रहा हो। मम्मी, उसे बाहर भेज दो, हॉस्टल या चाचा के पास। यहां तो मुश्किल है उसका रहना। लोग उसे जीने नहीं देंगे। अकेले कहां, किसके पास? मां की आवाज गहरे कुएं से आती लगी। आजकल वे भी कभी कभार ही बोलती हैं। हॉस्टल में, यहां तो सभी को पता चल चुका है। मां ने भावविहीन आंखों से कमरे की तरफ देखा, फिर रुंधे गले से बोली, आवेश में आकर कुछ कर बैठी तो? देखा नहीं था उस दिन? कभी न कभी तो निकलना ही पड़ेगा। पूरी जिंदगी का सवाल है। पूरी जिंदगी? सचमुच उसकी जिंदगी सिवा सवालों के कुछ रह ही नहीं गई थी। वह बहन के पास गई। हृदय उमड़ पड़ा। वही प्यार था, चिंता थी। अपने आंसुओं को छुपाकर गोद में लिटा लिया उसे बच्चे की तरह। तुम्हारा रिजल्ट 70% रहा है। फॉर्म ले आए हैं, लेट फीस के साथ जमा कर देंगे। वह मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए बोली। उसे लगता, क्यों नहीं पहले की तरह सब कुछ सामान्य हो जाता है। वही शोर शराबा, चीखना चिल्लाना, हंसना लड़ना, देर रात तक पिक्चर देखना, डांस करना, गीत सुनना,
क्यों नहीं यह खामोशी टूटती है? क्यों नहीं सब एक साथ बैठकर बात करते? क्यों नहीं डाइनिंग टेबल पर खाना खाते? क्यों नहीं भुला देते हैं सब कुछ? मगर कैसे? जंगल में लगी आग का ओर छोर हो तब ना। कोई छाया है जो उन सब के बीच में पसरी है। लड़की ने मार्कशीट की तरफ देखा तक नहीं, बहन का चेहरा और आंखें देखती रही। सबको पता है ना? वह पूछ रही थी आंखों से। बहन ने मुंह फेर लिया। दोनों बहनों के भीतर समुंदर हिलोरें ले रहा था। वे छायाकृतियां तांडव कर रही थीं। धप धप उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें हिम्मत से सबका सामना करना होगा, दर्द की आखिरी सीमा तक, अपमान, घृणा, उपेक्षा और तानाकशी की आखिरी हद तक। बहन उसे समझा रही थी। दीदी, शब्द तो तुम्हारे हैं, लेकिन दर्द और वो हादसा तो सिर्फ मेरा है। कहने मात्र से खत्म हो जाएगा, और ज्यादा गहराता जाएगा, फैलता जाएगा, भीतर बाहर सब जगह। काश ऐसा होता कि मस्तिष्क की कोई नस काटकर फेंक दी जाती, ताकि हम बेजान हो जाते। सामना करने भर से यह दर्द धुल जाता तो मैं पहाड़ की चोटी पर एक पांव से खड़ी हो जाती, आंधी तूफान का सामना कर लेती। वह कहना चाहती है मगर नहीं कह पा रही। शब्द पत्थरों की तरह कंठ के भीतर फंस गए हैं। पिता जब भी इधर आते हैं झांक कर चले जाते हैं। उनका चेहरा सूखे वृक्ष की तरह सिकुड़ गया है। रेखाएं कितनी गहरी और चौड़ी हो गई हैं। ना उनके मुंह से उसका नाम निकलता है, ना वो सामने जाकर खड़ी हो पाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। मेरा क्या दोष है इसमें? मूर्ति पर जल चढ़ाने वाला भक्त कहा जाता है, फिर जीती जागती हाड़ मांस की मूर्ति को खंडित करने वाला पापी क्यों नहीं माना जाता है? क्यों नहीं वह बहिष्कृत होता है? क्यों वह बेखौफ बेलिहाज समाज की छाती पर घूमता रहता है? वे चेहरे अंधेरे की परत को चीरते, हिलाते डुलाते, वे बदबू भरे चेहरे, वे सख्त कांटों भरे चेहरे, मूर्छावस्था में डूबती वह, घुटती हुई उसकी सांसें, और कच्ची हरी दूध भरी साख के ऊपर पैनी कुल्हाड़ी की जोर से गिरने की खचाक सी चीख भरी आवाज को समेटे वो दर्द में डूबी लगातार छटपटाती रहती है। आह, नहीं नहीं, कहाँ जाऊं? क्या करूं? क्यों नहीं मैं बेहोश हो जाती? क्यों नहीं मेरी स्मृतियों पर विचित्रता छा जाती? काश मैं मर जाती। वक्त का वो टुकड़ा मेरी चेतना से कैसे दूर होगा? हे भगवान, कोई तो रास्ता सुझाओ। क्या मौत ही रास्ता है इस निर्मम घृणित अनुभव का? जब कोर्ट में मामला चलेगा तो कैसा तमाशा बनेगा मेरा? मैं नहीं जाऊंगी कोर्ट में, जाऊंगी नहीं, नहीं जाऊंगी। वह दो राक्षसों से भिड़ रही थी अपने अंदर। जब सहन नहीं हुआ तो जोर जोर से पांव चलाने लगी, और तेज, इतने तेज कि बेहोश हो जाए। मगर बेहोश होने से पहले ही यकाएक पांव रुक गए। देखा, सामने पापा खड़े हैं। क्षणों तक उसकी आंखों में सिहरंत कांपी, जैसे भभूका उठा हो आग का। वह छत पर जा पड़ी। ठंडे फर्श पर औंधी पड़ी कांप रही थी वह। रुलाई का वेग थम नहीं रहा था कि पापा ने मां को भेजा, मां ने बहन को। क्या हुआ दीदी? पापा की आंखों में नफरत थी। नफरत? नहीं, नफरत क्यों होगी? संताप, लाचारगी और वेदना होगी। तुम्हें देखकर उनके दिल पर क्या बीतती होगी, सोचा कभी तुमने? तुम नॉर्मल हो जाओगी तो पापा भी ठीक हो जाएंगे। वक्त ही हमारे घावों को भरेगा। लोग भूल जाएंगे सब कुछ। पापा तो यहां से शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। हर कोई ऐसे ही देखेगा, पूछेगा, बात करेगा। जिंदगी तो तुम्हारी अपनी है, किसी पर आश्रित मत रहना। पढ़ो, नौकरी करो, बाहर चली जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगी हमेशा, कभी अलग नहीं होऊंगी। सब भूल भी जाएंगे तो क्या? मेरे भीतर तो वही चलता रहता है, वही सब। काट सकोगी स्मृति का वह भयानक रोंगटे खड़ा कर देने वाला अंश? बहन अंदर समझा रही थी। इधर पापा अपनी छाती को जोर जोर से मल रहे थे। दर्द का गुबार उठता है और सीने, कंधे और हाथ को छूता हुआ निकल जाता है। तुम कॉलेज क्यों नहीं जाते? क्या एडमिशन नहीं लेना है? क्या करोगे?
बहन भाई के पास जाकर बैठ गई। सब कुछ सामान्य करना चाहती है वह। किसी तरह तो माहौल बदले। कैसे जाऊं बताओ? मैं पागल हो जाऊंगा दीदी। पता नहीं किस किस को मालूम होगा। कैसे फेस करूंगा मैं? क्या कहूंगा? तुम ही बताओ। सब कुछ छोड़कर बैठने से क्या होगा? मेरी हिम्मत नहीं है दीदी। ऐसी आग लगी रहती है कि लगता है अपना सिर फोड़ लूं, या वे कमीने मिल जाएं तो एक एक को जिंदा जला दूं। इससे क्या होगा? इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और मैं यूं बैठा हूं, नकारा बुजदिल सा। वह स्वयं को धिक्कारता हुआ बोला, कॉलेज जाओ, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। हमारा तो 1 साल बर्बाद होगा, उसकी तो जिंदगी ही। कहकर वह मुक्के मारने लगा। बड़ी मुश्किल से जाने को तैयार हुआ। अब तक जितने दोस्तों के फोन आते थे मना करवा देता था या मिलता ही ना था। एक आध बार कॉलेज की तरफ गया भी होगा तो अंदर जाने की हिम्मत ना पड़ी थी। स्कूटर खड़ा करके ऑफिस की तरफ जा ही रहा था कि दोस्त मिल गया। कहाँ गया था तू? कब से नहीं मिले हम? एडमिशन भी लेगा या नहीं? प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं। बाहर गया था काम से, उसने बुझे स्वर में कहा। घर में कोई प्रॉब्लम है? खास नहीं। क्या किसी ने कुछ बताया? उसने आशंकित होकर पूछा। कोई बता रहा था कि जाने भी दे। बता, तू कॉलेज कब से आ रहा है? क्या बता रहा था? तेरा रिजल्ट क्या रहा? तू बोल रहा था कि। वह आवेश में कांपने लगा। पुलिस में रिपोर्ट तो की है। सालों का कुछ पता चला? फाड़ कर रख देंगे। मैंने कितनी बार फोन किया था कि जाकर पता करूं, मिलकर ढूंढें, मगर कोई बात नहीं करवाता था। कुछ पता चला कि वे कौन थे? वह जानता था कॉलेज जाने पर यही सब होगा। इन्हीं सवालों की पैनी धार पर चलना होगा। कुछ मत कहो। उसकी आंखों में निरीहता का भाव उतर आया। होंगे तो आस पास के ही, मिले तो एक बार। हम लोग इतने परेशान थे, बहुत टेंशन हो गया था यार। हम कोई नामर्द थोड़े ही हैं। क्या करूं कुछ नहीं सूझता। अरे तुझे क्या हो गया? क्या बीमार था? इतना दुबला हो गया तू तो मैं पहचान नहीं पाया। घर में सब कैसे हैं? बहन तो ठीक है ना? दूसरे मित्र ने तपाक से पूछा। प्रश्नों पर प्रश्न करते हुए उसके मित्रों ने घेर लिया। अच्छा ये बता, वो अकेला था या? दोस्त ने शब्दों को चबाते हुए पूछा। चुप रहो तुम सब, भगवान के वास्ते चुप रहो। वह इतनी जोर से चिल्लाया कि आसपास के लोग चौंक कर देखने लगे। सॉरी यार, माफ कर दे। तेरी बहन क्या मेरी बहन नहीं है? मैं समझ सकता हूं तेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी, मगर हम भी कैसे भाई हैं? हमारी बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और हम मुंह छिपाकर बैठे हैं। दोस्त ने उसके कांपते हाथों को पकड़कर सहानुभूति के साथ कहा, मगर वह वहां रुक न सका। उसने स्कूटर स्टार्ट किया और हवा में उड़ता गिरता हुआ घर आ पहुंचा। दनादन सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया और जोर से दरवाजा खोला। सामने लेटी बहन का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए बोला, चलो बताओ, पहचानो कौन थे वे कमीने? मैं मुंह नहीं दिखा पा रहा हूं। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए मुझे। लोग सहानुभूति दिखा रहे हैं और मैं खामोश बैठा हूं। एक बार बता दो, मैं नोच कर फेंक दूंगा उन्हें, मार डालूंगा हरामजादों को। नहीं भैया नहीं, प्लीज हमें मत ले जाओ। पागल हो गया है क्या? कहाँ ले जा रहा है? माँ ने उसे अलग करते हुए कहा, लेकिन उसने माँ को भी धकेल दिया। दीदी तथा पापा भागे भागे आए। छोड़ो उसे, छोड़ दो। पापा ने उसे धक्का देते हुए जैसे तैसे अलग किया। हमारा जीना मुश्किल हो गया है। घर से कहीं भी निकल कर जाओ तो पता चलता है कि सबको मालूम है। मैं पागल हो जाऊंगा, पागल। वह दीवारों पर हाथ मारने लगा। ये क्या हो गया हमारे साथ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम यहां नहीं रहेंगे पापा। वह फपक कर रो पड़ा। इसमें इसका क्या दोष है? बताओ। तुम बजाय हिम्मत बांधने के इस तरह की हरकतें कर रहे हो। दीदी ने उसे परे धकेलते हुए चिल्लाकर कहा। लड़की हक्का बक्का सी रोए जा रही थी। उसकी पूरी देह थर थर कांप रही थी। हिचकियां नहीं रुक रही थी। हम लोग कहां जाएं? क्या करें?
मेरी मौत से आप लोगों की इज्जत बच सकती है तो मैं मर जाती हूँ। मुझसे तो पूछो कि मुझ पर क्या गुजर रही है, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे अपने शरीर से कितनी घिन लगने लगी है। कहकर उसने दुपट्टा अपने गले में कसना शुरू कर दिया। क्या करती हो, छोड़ो। तीनों उसको संभालने में लग गए। सचमुच ही वो मरते मरते बची। इन कुछ क्षणों में उसकी आंखें ऊपर को घूम गई थीं, बहुत ऊपर। कपाल के अंदर ब्रह्मांड में जैसे कुछ कांपा, सिहरा, सब कुछ डूबता सा लगा। अंधकार का महासागर और शून्याकाश में डूबती चेतना। गले से आवाज नहीं निकल रही थी। गर्दन पर दुपट्टे की रगड़ से गहरे निशान पड़ गए थे। अर्ध बेहोशी की अवस्था में पड़ी थी वह। तीनों लोग उसे घेर कर बैठे थे, उसके हाथ पांव तलवे पंजे मलते हुए भयाक्रांत। रोते हुए लग रहा था कि किसी ने उन सब के प्राणों को खींच लिया है। एक घनीभूत लुबलुबाता, वेदना में डूबा सन्नाटा सबके दरमियान पसरा था, जैसे अनंत छोर तक समुद्र पसरा हो, नीला मौन तूफानों तथा लहरों की उत्ताल गति को बांधे हुए। अब नई भयावह स्थिति निर्मित हो गई थी। कहीं वह आत्महत्या न कर ले। सब एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। एक स्थान पर बैठे होकर भी दूर, बहुत दूर होते जा रहे थे। उनके आसपास इतनी मजबूत दीवार तन गई थी कि वे सब मुक्त होने के लिए छटपटा उठे थे। लेकिन कोई था जो अट्टहास करता हुआ हृदय को फाड़ने लगता था। लड़की ने आंखें खोलकर देखा। सघन मौन, विषाद, चिंता तथा वेदना में डूबे चेहरे। भाई कुर्सी में धंसा बैठा था। अगर मैं पहचान भी लूं उन सबको और भैया ने आवेश में आकर कुछ कर डाला तो, उनको मारा पीटा तो वे भी तो भैया को मार सकते हैं, उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लड़की का दिल इस नए भय से सिहरने लगा। उसे अपने से ज्यादा भाई की चिंता सताने लगी थी। अब पहचान लोगी ना? भाई फिर सामने था, एकदम इतने पास कि वह आंख नहीं उठा पा रही थी। उसको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि अब भी चक्कर आ रहे थे। हाँ, उसने सिर हिलाया। कैसे थे वे? आदमी या लड़के? पहले कभी देखा था? याद करो। नहीं, वह हिम्मत जुटाकर बोली। जब शटर गिराई थी तो कितने लोग थे? कैसे थे? वह घुटनों में मुंह दबाकर बैठ गई। उसके जबड़े भिंचने लगे, नसों में सनसनाता हुआ जहर बहने लगा। लेकिन वह दृढ़ता से बताने की कोशिश करने लगी। वह अंदर से मरती हुई लड़की को झिंझोड़ना चाहती थी। पर बताओ, बता दो, तुम चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं तो बताओ। जिंदगी भर मैं इस बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकता कि अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सका। वह मुट्ठियां बांधकर आपस में टकराने लगा। भैया प्लीज, वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। क्या प्लीज? वह दहाड़ने लगा। आप मेरे पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? और तुम्हारी जिंदगी? इसलिए बता दो मुझे। अभी मात्र बीए ऑनर्स पास किया है उसने। पूरी पढ़ाई तथा करियर सामने था। स्टेट लेवल पर उसका सिलेक्शन हो गया था, मगर अब सब कुछ बिखरा पड़ा था, तहस नहस, कलंकित, अनिश्चित। शिमला जाओगी? वहीं रहकर पढ़ाई करना। नहीं, उसे यहीं रहने दो। यह हमारा दर्द है, हम ही झेलेंगे। मां ने विरोध किया। उसे लगा यकायक ही वह किसी फेंकी गई वस्तु के समान हो गई है, जिसे कोई भी स्वीकारने से पहले जांचेगा, परखेगा, धोएगा, पोंछेगा। इस दुनिया में अब वह अकेली नहीं थी, अपितु उसके अंदर समाई थी एक भीभत्स दुनिया की तस्वीर, जिसमें अनेक चेहरे थे। उसने अपना चेहरा तथा देह देखी। सुडौल, गोरी, चिकनी देह, वैसी ही है ऊपर से। देह तो वैसे भी नश्वर मानी जाती है, फिर इसके मैले होने न होने की इतनी विशद व्याख्या क्यों? इतना तूल क्यों दिया जाता है? क्योंकि आत्मा को धारण करने वाली देह ही होती है। बिना देह के आत्मा का क्या अस्तित्व? सारे अवयव अपनी जगह हैं, उनके रंग बदल गए हैं, जैसे आंखों के आसपास स्याह रेखाएं घनीभूत हो उठी हों। पलकें भी सिकुड़ी सी लगती हैं। हाँ, ये सुबहें, ये शामें, ये दिन के उजाले, ये रात के अंधेरे हैं। स्तब्ध खड़े पेड़ पौधे, सभी कुछ अपनी जगह खड़े हैं।
सजीव जागते हुए। कुछ भी तो नहीं बदला बाहर का, बस बदला है तो हमारा अंतरंग, हमारा जीवन। मैं, हाँ मैं, नहीं तो वह इतनी सी बात नहीं है। वरना पापा ऐसे क्यों हो गए हैं, अचानक बूढ़े और पस्त, दुखी, एकाकी। भाई ऐसा क्यों हो गया है, दुबला, बेचैन, छटपटाता हुआ, सुलगता हुआ। मम्मी क्यों चुप हो गई हैं, दीदी क्यों नहीं हंसती, क्यों नहीं कॉलेज जाती हैं, उनकी शादी कैसे होगी। लोग, परिचित, रिश्तेदार, कितना बड़ा परिवेश है, और उन सब के बीच वह है घायल। उसका सिर घूमने लगा। अंदर मशीन चल रही थी, सब कुछ काटती हुई। घरघराता हुआ उसका पहिया छाती को दबाकर घूमता है। पापा बता रहे थे कि एसटीडी पीसीओ वाला लड़का पकड़ा गया है। उनमें से एक को पहचान लिया है, मगर बाकी का पता नहीं चल पाया है। खबर सुनकर फड़फड़ाने लगी वह। विक्षोभ और वितृष्णा से उसका हृदय फटने लगा था। अग्निकुंड में पड़ी लकड़ियां चिटकने लगी थीं। पानी में आग लगी थी, वह जल रही थी। रात दिन अहर्निश कलप रही थी वह। आने वाले दिनों के बारे में सोच सोच कर तड़प उठती थी वह। सभी का दबाव बढ़ता जा रहा था कि अदालत में उसे कितनी निडरता, निर्भीकता तथा हिम्मत से बोलना होगा। हर पल भाई की बंधी मुट्ठियां उसे बेचैन किए रहती। उसने दरवाजा खोलकर देखा कि सामने पलंग पर भाई लेटा था। बड़ी मुश्किल से दीदी ने खाना खिलाया था। नींद की गोली लेकर ही सो पाता है वह। दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई वह। आंखों के सामने कुछ चल रहा है, परछाई, चेहरे। कब नींद लग गई उसकी, वही सब सपने में चल रहा था। सामने जज बैठा है, आसपास वकील खड़े हैं, मम्मी पापा और पारिवारिक मित्र हैं साथ में। वकील उससे पूछे जा रहा है सवाल दर सवाल, चीर रहा है उसके हृदय को, गोद रहा है उसकी आत्मा को, मार रहा है हथौड़ा चेतना पर, और तहस नहस कर रहा है उसकी जिजीविषा को। वह अचकचाती, झेंपती, तड़पती सी, कभी सिर हिलाती है तो कभी निरुत्तर रह जाती है। भागना चाहती है मगर नहीं भाग पा रही है। सब ने उसको घेर कर रखा है। उसने देखा था किसी पिक्चर में, प्रसव में तड़पती, चीखती, हाथ पैर पटकती स्त्री को, जो सारे दर्द झेलती है मगर भाग नहीं पाती, उठ नहीं पाती। महसूस हो रहा है उसे कि उसकी देह के साथ तो एक ही बार बलात्कार किया गया था, मगर आत्मा के साथ तो हजारों बार ये लोग बलात्कार कर रहे हैं। इसीलिए तो आत्मा छटपटा रही है, हृदय में हाहाकार मचा है। उसे लगा कि गले में सांसें अटकी हुई हैं, हाथ पांव सुन्न पड़ गए हैं, हिलाने पर भी नहीं हिल रहे हैं। घबराकर उठ बैठी वह। हांफती हुई स्वयं को छूकर देखा। लाइट बंद थी मगर सभी लोग अर्धनिद्रा में थे। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, सिवाय डरावनी परछाइयों के कुछ नहीं देख पा रही थी। लग रहा था कि बेहोश हो रही है। अस्पष्ट शब्द, घुटती हुई आवाजें मुंह से निकल रही थी। वह बड़बड़ा रही थी, रो रही थी, हाथ पांव हिला रही थी, पटक रही थी। क्या हुआ, क्या हो गया? माँ, पापा और बहनें उसे झचकोर रहे थे, पानी के छींटे मारकर जगा रहे थे। क्या हो गया इसको, क्या होगा? कहकर माँ रोने लगी। तुरंत डॉक्टर को फोन किया। आधी रात को ही सीधे नर्सिंग होम ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि वह गर्भवती है। अनचाहा अनजाना बीज उसके गर्भ में है। बिना देर किए उसी समय उसकी डीएनसी करवाई जा रही थी। वह आधी सोई आधी जागी हुई सी थी। चेतन अचेतन के बीच भी उसे महसूस हो रहा था कि उसके आंतरिक अंगों से चिपके मांस के लोथड़ों को नोच नोच कर बाहर निकाला जा रहा है और कई कई औजार उसके अंदर चल रहे हैं। फर्क इतना था कि इस बार उसका वह हिस्सा शून्य था। जब उसकी आंख खुली तो सामने डॉक्टर शोभा बैठी थी। कैसी हो? पास आकर उन्होंने माथा सहलाकर पूछा। ठीक हूं आंटी, मुझे क्या हो गया था? जानकर क्या करोगी, लेकिन अब तुम्हें स्वयं को संभालना चाहिए। बहुत हो गया। मुझे देखो, मैं क्या करती हूं। कई बार ऐसे केस आते हैं जिनमें जिंदगी या मौत या मां और बच्चों में से किसी एक को चुनना होता है, बचाना होता है।
लेकिन आखिरी क्षण तक कोशिश करते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है? जिंदगी। सारी जद्दोजहद जिंदगी के लिए होती है ना। तुम्हारी जिंदगी की कीमत तुम्हारे लिए कितनी है, यह तुम्हें सोचना होगा। पहले तुम स्वयं के बारे में सोचो कि तुम्हें देह को लेकर तड़पते रहना है या आत्मा की आवाज पर चलना है। बार बार तुम्हारे साथ घटनाएं घटित हो रही हैं और तुम स्वयं कुछ नहीं कर पाती हो। यह शरीर तुम्हारा है या किसी और का? यदि तुम मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हें कहती कि उठो, उठो, जागो, जीवन को अपनी गति से चलने दो। जो हुआ उसका सामना करो। कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता, मत करने दो, तुम खुद को एक्सेप्ट करो। कहकर उन्होंने रात वाली सारी स्थिति बता दी। वे उससे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती थी। सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है, तुम्हारे साथ है। सुनकर वह चौंकी नहीं, आश्चर्य या दुख भी नहीं हुआ। चुपचाप उनका चेहरा देखती रही। ताज्जुब कि दोनों बार घटित घटनाओं में सिर्फ उसकी देह थी, अवयव थे, मन नहीं, आत्मा नहीं। आंटी, मैं पराजित नहीं होना चाहती। मेरा स्वभाव वैसा नहीं है। मैं आत्मग्लानि में घुल घुल कर जीना भी नहीं चाहती। मैं उबरना चाहती हूं इन सारी परिस्थितियों से, उस डर से जो चारों तरफ बुना जा चुका है। परिवार वालों को भी समझाना होगा। आज पहली बार वो खुलकर बात कर रही थी। घटनाओं के गहरे तल से अब वह ऊपर आने को छटपटा रही थी। अगर डॉक्टर शरीर के अंग में फैले जहर को ये सोचकर ना काटे कि उस हाथ या पांव के न रहने से उसका शरीर बदसूरत हो जाएगा, अपंग हो जाएगा, तो जहर तो फैलेगा ही। मगर मैं फिर भी कहूंगी कि उस बदसूरती या अपंगता से महत्वपूर्ण है जिंदगी। जिंदगी, समझी? इसलिए तुम्हें खुद फैसला करना होगा, डॉक्टर शोभा ने दृढ़ता के साथ कहा। घर लौटते हुए उसका मन अजीब सी बेचैनी से घिरा था। अपने आसपास के दमघोटू माहौल को वह फेंक देना चाहती थी। सबसे पहले उसने अपनी अलमारी जमाई, किताबें सजाई। यद्यपि उसका मन स्वयं से लड़ रहा था, एक लंबी लड़ाई लड़ने की पूर्ण तैयारी कर रही थी वह। कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, सबका सामना करना है। जैसे वाक्य उसकी सोच को निरंतर ऊर्जा दे रहे थे। किसी बच्चे की आकुल आकांक्षा कि दौड़कर सबसे आगे पहुंचना है। मम्मी, पापा, भैया तथा दीदी को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। कहीं वह मानसिक रूप से टूट तो नहीं गई है? अचानक ही ऐसा बदलाव कैसे आ गया? दीदी, मेरी मार्कशीट बताना, क्या तुम मेरे साथ कॉलेज चलोगी? मार्कशीट देखकर वह मुस्कुरा दी। उसने मार्कशीट को यूं स्पर्श किया जैसे किसी बेशकीमती वस्तु को छू रही हो। उस घटना के बाद आज उसने सबके बीच बैठकर बात की थी। दूसरे दिन वह ट्रैकिंग सूट पहनकर खड़ी थी, शरीर से कमजोर मगर मन से स्वस्थ। कहाँ जा रही हो? बाहर निकलोगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? स्टेडियम तक, उसने एकदम शांत एवं संयत आवाज में कहा। डॉक्टर ने मना किया था, और जाओगी तो सब लोग क्या कहेंगे? पूछेंगे तब। तुम्हें देखकर सब याद आ जाएगा। अब तक तो बात दब गई होगी। बुरी तरह से घबराई मां उसके सामने खड़ी सवाल जवाब कर रही थी। उनका व्यवहार एकदम बदल गया था। वे शंकित थीं, कुछ कुछ सख्त भी। मैंने कोई गलती या अपराध नहीं किया जिसके लिए मैं जिंदगी भर आत्मग्लानि में घुलूं मम्मी। मैं हर स्थिति का सामना करूंगी, चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे। कहकर वह बिना रुके, बिना कुछ समझे समझाए स्कूटर उठाकर चल दी। उसे लगा आज आसमान एकदम साफ और चमकीला है। जानी पहचानी सड़क पर स्कूटर चलाते हुए उसका मन हवा से बातें करने लगा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।